चलें जी। लास्ट टाइम बात कहाँ पे स्टॉप हुई थी? किसी को कुछ याद है? यस, ऑन पॉलिसी ऑफ पॉलिसी की डिस्कशन हम लोग कर रहे थे। एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑन पॉलिसी एंड ऑफ पॉलिसी। तो अब तक इससे पहले हमने जितने भी एल्गोरिथम्स पढ़े थे वो सारे कौन से एल्गोरिथम्स थे? ऑन पॉलिसी। तो ऑन पॉलिसी किसे कहते हैं? यस, द बिहेवियर पॉलिसी इज सेम एज टारगेट पॉलिसी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि व्हाट इज़ बिहेवियर पॉलिसी? बिहेवियर पॉलिसी वो होती है जिसके अंडर, जिसको फॉलो करके एजेंट एक्शंस लेता है, ठीक। और टारगेट पॉलिसी क्या होती है? जिसको एजेंट लर्न करता है। सो द एजेंट लर्न्स द टारगेट पॉलिसी एंड एजेंट बिहेव्स अकॉर्डिंग टू या टेक्स एक्शन अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर पॉलिसी। अब तक हमने दोनों में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया था। हम जिस पॉलिसी के अंडर एक्शंस लर्न करते थे उन्हीं एक्शंस के बेस पे जो हमारे पास रिटर्न्स की वैल्यूज आती थी, उन रिटर्न के बेस पे हम अपनी पॉलिसी को इम्प्रूव करते थे और नेक्स्ट एपिसोड में उस इम्प्रूव पॉलिसी के अंडर दोबारा से एक्शंस लेते थे। उन एक्शंस के बेस पे रिटर्न्स फाइंड आउट करते थे, उन रिटर्न्स के बेस पे अपनी पॉलिसी को इम्प्रूव करते थे। सो बेसिकली बोथ वर द सेम पॉलिसी। अगर आपको याद हो, ये हमने लास्ट टाइम एक पढ़ा था ऑन पॉलिसी। ओके, फर्स्ट विजिट एमसी कंट्रोल फॉर एप्सिलॉन सॉफ्ट। पहले बताएं कि फर्स्ट विजिट एमसी क्या होता है? दोबारा उसकी वैल्यू अपडेट नहीं होगी, यानी एक स्टेट की वैल्यू सिर्फ तब अपडेट होगी जब हम उसको फर्स्ट टाइम करेंगे, ठीक। कंट्रोल का क्या मतलब हुआ कि ये एल्गोरिथम किसके लिए है? ये सिर्फ वैल्यू डिटरमिन नहीं करेगा बल्कि पॉलिसी डिटरमिन करेगा, ठीक। और एप्सिलॉन सॉफ्ट का क्या मतलब हुआ कि इसमें हम कौन सी पॉलिसीज, हमारी जो बिहेवियर एंड टारगेट पॉलिसी चूंकि सेम है, दैट्स व्हाई इट इज़ ऑन पॉलिसी। और दोनों पॉलिसीज जो एक ही पॉलिसी जो है बेसिकली, वो कौन सी पॉलिसी है? वो एप्सिलॉन सॉफ्ट है। सो व्हाट इज एप्सिलॉन सॉफ्ट पॉलिसी? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था। डिफरेंस बिटवीन एप्सिलॉन सॉफ्ट एंड एप्सिलॉन ग्रीडी। एप्सिलॉन सॉफ्ट पॉलिसी क्या होती है? जिसमें हर एक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो एटलीस्ट क्या होती है? एप्सिलॉन बाय दिस, ठीक। और जबकि एप्सिलॉन ग्रीडी क्या होता है? एप्सिलॉन ग्रीडी में फिर वो जो ग्रीडी एक्शन होती है इसकी प्रोबेबिलिटी ये होती है और नॉन ग्रीडी की प्रोबेबिलिटी ये होती है। बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ एप्सिलॉन सॉफ्ट, इट्स अ सब क्लास ऑफ एप्सिलॉन सॉफ्ट, ठीक। तो इसको जरा देखते हैं कि ये ऑन पॉलिसी कैसे है। हम क्या करते हैं, स्टार्ट में हम कोई भी पॉलिसी एज्यूम करते हैं एंड दैट पॉलिसी शुड बी एप्सिलॉन सॉफ्ट। व्हाई एप्सिलॉन सॉफ्ट? बिकॉज हम चाहते हैं कि एप्सिलॉन सॉफ्ट में क्या होता है, क्योंकि हर एक्शन की मिनिमम कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी होती है। इट मीन्स कि हम एक्सप्लोरेशन ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक। और चूंकि हमने कंट्रोल करना है, हमने पॉलिसी डिटरमिन करनी है तो पॉलिसी डिटरमिन हम किस बेस पे करेंगे? बेस्ड ऑन दी स्टेट एक्शन वैल्यूज़, ठीक। मोंटे कार्लो में अगर हमने कंट्रोल के लिए एल्गोरिथम लिखना है, यानी अगर हमने पॉलिसी डिटरमिन कर दी है तो हम सिर्फ एक्शन की वैल्यूज के बेस पे नहीं कर सकते, हमें स्टेट एक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो स्टार्ट में स्टेट एक्शन की वैल्यूज क्या होंगी? इनिशियलाइज हम करते हैं कोई भी रियल नंबर, और फिर क्या करते हैं कि हर स्टेट एक्शन के लिए हम एक लिस्ट मेंटेन करते हैं। जी देखें, कंट्रोल में क्या करते हैं? कंट्रोल में वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द पॉलिसी, द बेस्ट पॉलिसी, ठीक। हमें पॉलिसी नहीं मालूम होती तो हम करते क्या हैं, इनिशियली हम कोई भी पॉलिसी एज्यूम कर लेते हैं और उसको फिर इम्प्रूव करते हैं। अब एज्यूम करने के लिए हम कौन सी पॉलिसी कंसिडर करेंगे? एप्सिलॉन सॉफ्ट। एप्सिलॉन सॉफ्ट क्यों एज्यूम करेंगे? बिकॉज उसमें हर एक्शन की एटलीस्ट ये प्रोबेबिलिटी होती है। इट मीन्स कि उसमें ज़्यादा एक्शंस को एक्सप्लोर करने के चांसेस हैं, ठीक। तो इनिशियली हमने एप्सिलॉन सॉफ्ट पॉलिसी एज्यूम की। इस एप्सिलॉन सॉफ्ट पॉलिसी के अंडर एजेंट एक्शंस लेगा डिफरेंट स्टेट्स में, उसके बेस पे वो हर स्टेट एक्शन की वैल्यू को अपडेट करेगा। तो इनिशियली हर स्टेट एक्शन की वैल्यू भी हम क्या एज्यूम कर रहे हैं? कोई भी रियल वैल्यू, वो जीरो भी हो सकती है। और फिर हम लोग किस तरह इसकी वैल्यू निकालते हैं? बेस्ड ऑन द रिटर्न्स विच वी गेट फॉर दैट स्टेट एक्शन। तो हमने एक एपिसोड में, अगर ये फर्स्ट विजिट है तो इट मीन्स कि हर एपिसोड में जब भी कोई स्टेट एक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम विजिट होगा तो उससे जो भी रिटर्न की वैल्यू आएगी उसको हम सेव करेंगे। फिर नेक्स्ट एपिसोड में जो भी वैल्यू आएगी उसको सेव करते जाएंगे और आखिर में क्या करेंगे? इन तमाम रिटर्न्स को ऐड कर लेंगे और डिवाइड करेंगे बाय द नंबर ऑफ एपिसोड विच विल गिव अस द एवरेज। और एवरेज वैल्यू क्या होती है? वो बेसिकली ये वैल्यू होती है। जी
अच्छा ठीक, ये तो हम लास्ट टाइम कर चुके हैं, चलिए देखते हैं 2/2। अगर हम इस ग्रिड को देख लें, तो इस पॉलिसी में क्या करेंगे, हमारे पास कितने स्टेट्स हैं, 9 स्टेट्स हैं। और सपोज हम कहते हैं कि एक्शन हमारे पास हर स्टेट में कितने हैं, 4। तो हमारे पास पॉसिबल स्टेट एक्शन वैल्यूज कितनी हो सकती हैं, हर स्टेट में अगर 4 एक्शंस हैं एंड देयर आर 9 स्टेट्स, तो पॉसिबल 36 वैल्यूज होंगी। इनिशियली हम हर 36 वैल्यूज को कोई रैंडम वैल्यू असाइन कर लेंगे, ठीक है, वो 0 भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है, डजेंट मैटर। फिर हम लोग क्या करते हैं, अच्छा, और फिर हम क्या करेंगे कि वैल्यूज हमने असाइन कर ली, और फिर हर स्टेट एक्शन के लिए, फॉर एग्जाम्पल स्टेट 1 है और एक्शन लेफ्ट, तो स्टेट S1 और लेफ्ट, इसके लिए हम एक लिस्ट मेंटेन करेंगे। वो लिस्ट किस चीज़ की होगी कि जब जब ये S1 और लेफ्ट जब भी फर्स्ट टाइम विजिट होंगे, तो एक एपिसोड में जो रिटर्न की वैल्यू आएगी उसको इसमें ऐड कर लेंगे, फिर नेक्स्ट एपिसोड में जो रिटर्न की वैल्यू फॉर S1 लेफ्ट आएगी वो ऐड करेंगे। इस तरह इस लिस्ट में हम रिटर्न्स डालते जाएंगे। क्यों डालते जाएंगे, बिकॉज जब सारे एपिसोड्स खत्म हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इन तमाम रिटर्न्स को ऐड करके डिवाइड करेंगे बाय द नंबर ऑफ एपिसोड, ठीक। और ये हम क्यों करेंगे, बिकॉज इट विल देन गिव अस द वैल्यू ऑफ एवरेज वैल्यू फॉर द QS1 लेफ्ट। देखिए पॉलिसी जब हम स्टेट एक्शन की बात करते हैं तो हम एक्शन को फिक्स कर लेते हैं, तो हर स्टेट हर एक्शन के लिए हम इस तरह रिटर्न्स को कैलकुलेट करते हैं। क्यों, ताकि इन वैल्यूज की बेस पर हम पॉलिसी निकालें। पहले हम ये QSA की वैल्यूज निकालते हैं और इसके बेस पर हम पॉलिसी डिटरमाइन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में क्या होगा, स्टार्ट में आपके पास हर स्टेट एक्शन जो 36 हैं, वो 36 कौन कौन सी होंगी। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ना, 9 के बजाय हम 2/2 कंसिडर कर लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक। एंड सपोज कि ये टर्मिनल स्टेट है, तो हम क्या करेंगे, QS1 और लेफ्ट इसकी वैल्यू 0, इसी तरह QS1 राइट की वैल्यू 0। तो इन हम सबको इनिशियलाइज कर लेंगे, QS1 अप, QS1 डाउन, इसी तरह QS2 लेफ्ट, QS2 राइट, सब कुछ इन सबको हम इनिशियली कोई ना कोई वैल्यू दे देंगे। तो ये वाला स्टेप हो गया कि हमने इनिशियली हर QSA को कोई ना कोई वैल्यू दे दी, ठीक है। जरूरी नहीं कि वो 0 हो, वो बेसिकली जब हम एवरेज फाइंड आउट करेंगे तो अपडेट होती जाएगी। और इनिशियली हमने कोई भी एप्सिलॉन सॉफ्ट पॉलिसी कंसिडर कर ली, इस पर हम बाद में आते हैं इसका क्या मतलब है। और हम लोग क्या करें कि हर स्टेट और हर एक्शन का जो पेयर बन रहा है उसके लिए हम एक लिस्ट मेंटेन कर रहे हैं, जिस लिस्ट में हम क्या डालते जाएंगे, रिटर्न की वैल्यू डालते जाएंगे। तो स्टार्ट में लिस्ट क्या होगी, स्टार्ट में एम्प्टी होगी, तो स्टार्ट में S1 लेफ्ट, ये जो स्टेट एक्शन है इसकी ये लिस्ट क्या होगी, स्टार्ट में ये भी एम्प्टी होगी। इसी तरह S1 राइट की जो लिस्ट है वो भी आपके पास क्या होगी, एम्प्टी होगी। तो हर स्टेट एक्शन की लिस्ट हमने एम्प्टी कर दी। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करें, रिपीट फॉर एवर। रिपीट फॉर एवर का क्या मतलब है कि वी हैव टू रिपीट अ लार्ज नंबर ऑफ एपिसोड्स, ठीक। और अब क्या करेंगे, फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ एपिसोड पहले हम एपिसोड जनरेट करते हैं। मॉन्टे कार्लो का मतलब ये होता है कि चूंकि आपके पास प्रोबेबिलिटीज नहीं पता होती, तो आप वैल्यू ऑफ द स्टेट या एक्शन स्टेट वैल्यू डिटरमिन नहीं कर सकते, तो आपने एक्शन लेने पड़ेंगे, फिर जो रिवॉर्ड आएगा उसके बेस पे फिर आप वैल्यूज, तो यू हैव टू टेक एक्शंस एक्चुअली इन द एनवायरनमेंट। तो इसके लिए पहले आप एपिसोड जनरेट करते हैं। एपिसोड क्या मतलब है, और एपिसोड भी आप कैसे जनरेट करेंगे, जो आपने इनिशियली पॉलिसी एज्यूम की है, ठीक। आपने इनिशियली कोई पॉलिसी, सपोज आप एज्यूम करते हैं रैंडम, कौन सा रैंडम, इक्विप्रोबेबल पॉलिसी सपोज एज्यूम करते हैं। व्हाट इज इक्विप्रोबेबल, इक्विप्रोबेबल वो पॉलिसी होती है जिसमें हर एक्शन की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है। इवन दैट पॉलिसी इज ऑल्सो हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन सॉफ्ट, वो भी एप्सिलॉन सॉफ्ट ही है, बिकॉज अगर हर एक्शन की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, इट मीन्स कि हर एक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 डिवाइड बाय द नंबर ऑफ एक्शन, ठीक। और एप्सिलॉन सॉफ्ट हम क्या कहते हैं कि एप्सिलॉन सॉफ्ट वो पॉलिसी होती है जिसमें हर एक्शन की एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी क्या हो, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन। इस केस में एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई है। इट मीन्स कि जो इक्विप्रोबेबल रैंडम पॉलिसी है वो भी आपके पास क्या है, एप्सिलॉन सॉफ्ट ही है, ठीक है। सपोज करते हैं कि हमने वो इनिशियलाइज की है, वो एज्यूम की है,
तो इस पॉलिसी के अंडर पहले हमने एपिसोड जनरेट किया। एपिसोड क्या मतलब है कि आप इनिशियली स्टार्ट करेंगे किसी भी स्टेट 0 में, आप उस पॉलिसी के अंडर, जो पॉलिसी आपको बता रही है उसके अंडर आपने एक्शन 0 लिया एक्चुअल में, तो आप एक्शन लेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आप नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, नेक्स्ट स्टेट में दोबारा आप इस पॉलिसी के अंडर एक्शन लेंगे। ठीक, वालेकुम सलाम। सो इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ से स्टार्ट किया S1 में और आपने सपोज लेफ्ट प्रेस किया, लेफ्ट प्रेस करके सपोज आप इसी स्टेट में आ गए और आपको कोई रिवॉर्ड मिल गया, दोबारा इस स्टेट में आपने फिर राइट प्रेस किया, आप इस स्टेट में आ गए, आपको कोई रिवॉर्ड मिला, इस स्टेट में सपोज आपने डाउन प्रेस किया, आप इस स्टेट में आ गए, तो ये आपके पास एक एपिसोड हो गया। स्टेट, एक्शन, रिवॉर्ड, नेक्स्ट स्टेट, फिर एक्शन, फिर रिवॉर्ड, और ये कब तक जाएगा जब तक कि हम टर्मिनल स्टेट पे पहुंच नहीं जाते। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इस तरह हर एपिसोड स्टार्ट करेंगे फ्रॉम सम इनिशियल स्टेट, इनिशियल एक्शन। जब हमारे पास ये एपिसोड खत्म हो जाएगा तो इसे हमें क्या मिलेगा, हर रिटर्न कैसे मिलेगा कि हमें हर स्टेप पे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स मिलते थे ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लास्ट टाइम स्टेप से स्टार्ट करते हैं। हर एपिसोड के किस टाइम स्टेप से हम स्टार्ट करते हैं, लास्ट से। इस कैपिटल टी का क्या मतलब है, टर्मिनल स्टेट। तो टर्मिनल स्टेट से पहले इस स्टेट में हमें क्या रिवॉर्ड मिला, ठीक, उसको हम एड अप करते जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एपिसोड के बैक एंड से स्टार्ट करते हैं और हर स्टेप पे हम इस तरह रिटर्न फाइंड आउट करते जाते हैं। रिटर्न क्या होता है, रिवॉर्ड, इमीडिएट रिवॉर्ड प्लस द सम ऑफ फ्यूचर रिवॉर्ड। तो सम ऑफ फ्यूचर रिवॉर्ड को हम क्या लिखते हैं, दिस इज द रिटर्न फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेप। ठीक, देखें हम क्या कहते थे, जी क्या होता है, अगर जी एट, मैं फॉर एग्जांपल इसकी बात करूं, टर्मिनल स्टेट की बात करूं, तो यहाँ पे टर्मिनल स्टेट पे जाने से पहले जी क्या होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे थी, मैंने एक्शन लिया कोई और मुझे रिवॉर्ड 2 का मिला, तो मेरे पास जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, 0, क्योंकि टर्मिनल स्टेट में तो रिवॉर्ड नहीं मिलता। ठीक, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जी की बात करूँ तो यहाँ पे जी की वैल्यू क्या होगी, सपोज देखिए यहाँ पे रिवॉर्ड 2 मिला था और यहाँ पे रिवॉर्ड 3 मिला था। सपोज इस स्टेट से जब मैं इस स्टेट पे आई तो रिवॉर्ड 3 मिला, इस स्टेट से जब मैं टर्मिनल स्टेट पे आई तो रिवॉर्ड 2 मिला। तो पहले मैंने रिटर्न यहाँ पे फाइंड आउट किया। यहाँ पे रिटर्न क्या था, रिटर्न वॉज सिंपली रिवॉर्ड प्लस 0, बिकॉज टर्मिनल पे आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता। यहाँ पे रिटर्न क्या होगा, 3 + 2 ना, यहाँ पे गए और फिर यहाँ पे गए, तो अगर G1 2 है तो G2 क्या होगा, 3 + 2, और ये बेसिकली 2 क्या चीज़ है, ये G1 ही है ना। तो हम लोग क्या कहते हैं कि GT जो होता है +1, वो पिछले रिटर्न के साथ आप कुछ रिवॉर्ड ऐड करते हैं। यही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है कि आप हर एपिसोड जब आपके पास जनरेट हो जाती है तो उस एपिसोड के आप टेल एंड से स्टार्ट कर लेते हैं। टर्मिनल स्टेट से जो पिछला स्टेट होता है वहाँ से आप रिटर्न्स को एड अप करना स्टार्ट कर लेते हैं। जब आपके पास रिटर्न्स आ जाते हैं, ठीक, तो फिर आप क्या करते हैं, उन रिटर्न्स को उस स्टेट एक्शन की लिस्ट में डाल लेते हैं और इस तरह अब हम हर एपिसोड के लिए इन रिटर्न्स को डालते जाएंगे और आखिर में जब सारे एपिसोड्स खत्म हो जाएंगे तो हम एवरेज निकालेंगे। तो जो एवरेज होगी वो क्या होगी, वो उस स्टेट एक्शन की वैल्यू होगी। ठीक, अब एप्सिलॉन सॉफ्ट में हमने क्या देखा था, हम कंट्रोल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ना, तो कंट्रोल क्या कहता है, कंट्रोल ये कहता है कि इन वैल्यूज की बेस पे अब आपने एक्शन डिटरमिन करने हैं। तो एक्शन कैसे डिटरमिन करेंगे, इससे पहले जो हमने कंट्रोल पढ़ा था उसमें हम हमेशा सिर्फ वो एक्शन लेते थे जिसकी ये वैल्यू मैक्सिमम होती थी। लेकिन उसका नुकसान क्या था, अगर हम हमेशा वो एक्शन लें जो कि करंट एस्टीमेट के मुताबिक बेस्ट हो तो उसका नुकसान क्या होता है, वो ग्रीडी होता है। और ग्रीडी क्यों होता है, बिकॉज वो करंट एस्टीमेट के बेस पे है ना। व्हाट इफ योर करंट एस्टीमेट इज नॉट राइट, ठीक, इट मीन्स कि जरूरी नहीं कि आपके पास हमेशा जो ग्रीडी एक्शन हो वो अच्छा एक्शन हो। तो इस चीज़ को फिर हमने इम्प्रूव करने के लिए क्या किया था, हमने कहा था कि हम हमेशा ग्रीडी एक्शन नहीं लेंगे, विद दिस प्रोबेबिलिटी हम ग्रीडी एक्शन लेंगे A* एंड विद सम अदर प्रोबेबिलिटी हम नॉन ग्रीडी एक्शन लेंगे। ठीक है, लास्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं। इस पॉलिसी को हम ऑन पॉलिसी क्यों कहते हैं, अब वही डिस्कशन जो लास्ट टाइम हो रही थी। वाई आर वी कॉलिंग इट ऑन पॉलिसी, बिकॉज आप देख रहे हैं कि जिस पॉलिसी के अंडर हमने एक्शन लिए थे उससे जो रिटर्न्स आ रहे हैं उन रिटर्न की बेस पे हम इसी पॉलिसी को इम्प्रूव कर रहे हैं।
और नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, नेक्स्ट एपिसोड में हम इस इम्प्रूव पॉलिसी के अंडर बिहेव करेंगे। ठीक जी, नहीं एपिसोड आपके पास कुछ भी हो सकते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि आपके पास रिजल्ट्स तब अच्छे आएंगे जब आपके पास लार्ज नंबर ऑफ एपिसोड होंगे। एपिसोड 16 नहीं होंगे, आपके पास ये जो QSA की वैल्यूज हैं ये 16 बनेगी टोटल। ठीक, अब जरूरी नहीं है कि हर एपिसोड में आप इन 16 की 16 वैल्यूज को ही अपडेट करें। वो किस पे डिपेंड करता है कि हो सकता है कि आपने एक एपिसोड में सारी वैल्यूज को एक्सप्लोर ना किया हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी से एपिसोड की बात की, इस एपिसोड में हमने किन किन को एक्सप्लोर किया था। आपने पहले स्टेट 1 में लेफ्ट लिया था, फिर आपने स्टेट 1 में जब आपने लेफ्ट लिया था तो आप 1 में ही वापस आ गए थे। फिर हमने 1 में राइट लिया था और आप S2 पे चले गए थे, और फिर S2 पे हमने डाउन लिया था और हम टर्मिनल पे आ गए थे। तो ये हमारी एक एपिसोड ख़त्म हो गई। अब इस एपिसोड में हमने हर स्टेट एक्शन को एक्सप्लोर नहीं किया। ठीक, इट मीन्स कि हमारे पास किन किन स्टेट एक्शंस की वैल्यूज अभी आएंगी। हम सिर्फ S1 लेफ्ट की वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं, हम सिर्फ S1 राइट की वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं, हम S2 डाउन की वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं इस एपिसोड में। बाकी हमने डिटरमिन क्यों नहीं की, बिकॉज हमने इनको एक्सप्लोर ही नहीं किया। इसलिए हमने एपिसोड्स को ज़्यादा करना है ताकि हम एक्सप्लोर कर सकें। ठीक, तो नंबर ऑफ एपिसोड इज डिफरेंट। नंबर ऑफ एपिसोड जितने ज़्यादा होंगे उतने चांसेस होंगे कि हम हर स्टेट एक्शन को एक्सप्लोर कर सकें। यहाँ पे हम क्या बात करें कि इसको हम ऑन पॉलिसी क्यों कह रहे हैं। ऑन पॉलिसी इसलिए कह रहे हैं कि जिस एपिसोड के अंडर हम बिहेव कर रहे हैं उसी से जो रिटर्न्स आ रहे हैं उन्हीं रिटर्न्स को यूज़ करके हम एक्शन वैल्यूज डिटरमिन कर रहे हैं, और उन्हीं वैल्यूज की बेस पे हम पॉलिसी को इम्प्रूव कर रहे हैं। और नेक्स्ट एपिसोड में अब दोबारा ये पॉलिसी यूज़ होगी। तो ये जिस पॉलिसी के अंदर आप बिहेव कर रहे हैं उसी को आप लर्न कर रहे हैं, और उसी लर्न पॉलिसी को नेक्स्ट टाइम आप अपने बिहेवियर के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसकी एग्जाम्पल हमने लास्ट टाइम क्या ली थी कि एक ड्राइवर जो है वो ड्राइविंग कैसे सीख रहा है, खुद ड्राइव करके सीख रहा है वो। ठीक, तो स्टार्ट में वो क्या करेगा, उसको कुछ पता नहीं होगा उसने ड्राइविंग कैसे करनी है। वो करता जाएगा, वो बहुत मिस्टेक करेगा और मिस्टेक से वो लर्न करेगा। नेक्स्ट टाइम फिर वो उन्हीं उसकी जो लर्निंग होगी उसकी बेस पे वो ड्राइविंग कंटिन्यू करेगा। ठीक, दोबारा उससे कुछ मिस्टेक्स होंगी, दोबारा वो उसी पॉलिसी को लर्न करेगा, लेकिन उसी पॉलिसी के अंडर दोबारा वो बिहेव करेगा। ठीक, इसका क्या मतलब है कि हो सकता है कि ड्राइवर को फर्स्ट टाइम हो सकता है कि उसने लर्न किया हो कि जो अच्छी स्पीड लगाना है वो बेहतर है क्योंकि वो आपको जल्दी पहुंचा देती है। तो उसने क्या लर्न किया कि अच्छी स्पीड बेहतर चीज़ है। बट हो सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड में जब वो उसी अच्छी स्पीड के अंडर बिहेव करे तो अब उसको कहे कि नहीं, उसने कुछ फॉर एग्जाम्पल स्पीड ब्रेकर पे बहुत ज़ोर से गया है और उसको कुछ शॉक वगैरह लगे, तो अब वो क्या करेगा, वो लर्न करेगा कि नहीं अच्छी स्पीड लगाना अच्छी बात नहीं है। तो वो अपनी बिहेवियर से ही लर्न करके अपनी पॉलिसी को इम्प्रूव कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं ऑन पॉलिसी। ठीक, तो क्या ऐसे हो सकता है। अच्छा, अब ऑन पॉलिसी का नुकसान क्या है। ऑन पॉलिसी का नुकसान ये है कि हम बिहेव भी कर रहे हैं अंडर एप्सिलॉन सॉफ्ट। उसको जरा समराइज करते हैं। व्हाट इज ऑन पॉलिसी। ऑन पॉलिसी मीन्स कि जिस पॉलिसी के अंडर एजेंट बिहेव कर रहा है उसी पॉलिसी को वो लर्न कर रहा है, यानी आपकी जो टारगेट पॉलिसी है और बिहेवियर पॉलिसी है दोनों सेम है। जब आपकी बिहेवियर पॉलिसी जो है वो क्या है, वो एप्सिलॉन सॉफ्ट ही है ना, स्टार्ट में हमने एप्सिलॉन सॉफ्ट से लिया था, और उसी को आप जो टारगेट पॉलिसी है वो भी क्या है, वो आपके पास एप्सिलॉन ग्रीडी है। एंड वी नो कि एप्सिलॉन ग्रीडी इज बेसिकली अ सब क्लास ऑफ एप्सिलॉन सॉफ्ट। इट मीन्स कि आप किस पॉलिसी को लर्न कर रहे हैं, एप्सिलॉन सॉफ्ट को ही लर्न कर रहे हैं बेसिकली। तो क्या एप्सिलॉन सॉफ्ट पॉलिसी बिहेवियर के लिए अच्छी है? क्या एप्सिलॉन सॉफ्ट बिहेवियर के लिए अच्छी है? यस, बिकॉज इट गिव्स अस एक्सप्लोरेशन। ठीक, लेकिन क्या ये एप्सिलॉन, बात ही नहीं प्लीज, लेकिन क्या ये एप्सिलॉन सॉफ्ट टारगेट के लिए अच्छी है? यानी क्या इसको लर्न करना अच्छी चीज़ है? समटाइम्स अच्छा होगा बट समटाइम्स ये अच्छा नहीं भी हो सकता। वो कैसे? बिकॉज एप्सिलॉन ग्रीडी है, एप्सिलॉन जो आपकी टारगेट पॉलिसी बेसिकली एप्सिलॉन ग्रीडी है ना, एप्सिलॉन ग्रीडी आपको क्या करता है, आपको ग्रीडी एक्शन लेने से समटाइम्स रोकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रीडी एक्शन लेने देता है बट समटाइम्स आपको ग्रीडी एक्शन लेने से रोकता है। एंड व्हाट इफ दैट ग्रीडी एक्शन इज एक्चुअली गुड एक्शन एट दैट टाइम? ये भी तो हो सकता है ना कि आप जो ग्रीडी एक्शन हो वाकई में अच्छा एक्शन हो। इट मीन्स कि ये जो एप्सिलॉन ग्रीडी है इट इज़ नॉट ऑलवेज ऑप्टिमल, दिस इज नॉन ऑप्टिमल।
ये ऑप्टिमल पॉलिसी नहीं है, बिकॉज समटाइम्स ये आपको ग्रीडी एक्शन लेने से रोकता है, एंड व्हाट इफ दैट ग्रीडी एक्शन इज एक्चुअली गुड, ठीक। लेकिन ग्रीडी एक्शन ना लेना भी अच्छी बात होती है, बिकॉज हो सकता है कि वो ग्रीडी एक्शन वाकई में अच्छा ना हो। तो ये बुरी पॉलिसी भी नहीं है, लेकिन ये ऑप्टिमल पॉलिसी भी नहीं है। तो हम कहते हैं कि एप्सिलॉन ग्रीडी इज बेसिकली, यू कैन से इट्स अ नियर ऑप्टिमल, बट इट इज नॉट एक्चुअली ऑप्टिमल पॉलिसी। तो यस, ऑन पॉलिसी में चूंकि हमारी बिहेवियर पॉलिसी और टारगेट पॉलिसी सेम है, तो अगर बिहेवियर पॉलिसी हमने एप्सिलॉन सॉफ्ट रखी है, तो उसी पॉलिसी को अगर हम इंप्रूव करेंगे तो हमारी जो टारगेट पॉलिसी होगी वो भी क्या होगी, एप्सिलॉन सॉफ्ट ही होगी। एस्टिमेट्स कभी हमारे करेक्ट नहीं हो सकते, एस्टिमेट्स हमेशा एस्टिमेट्स होंगे ना। ये मैं कह रही हूँ कि हमारी जो टारगेट पॉलिसी है, जो कि इस केस में एप्सिलॉन ग्रीडी है, इट इज़ नॉट ऑप्टिमल, बिकॉज ये हमें ग्रीडी एक्शन लेने से समटाइम्स रोकता है। व्हाट इफ दैट ग्रीडी एक्शन इज एक्चुअली करेक्ट? यस, देखें ये है ना पॉलिसी, ये ग्रीडी एक्शन की पॉलिसी नजर आ रहा है आपको, और ये नॉन ग्रीडी की है। इट मीन्स कि समटाइम्स मैं नॉन ग्रीडी एक्शन लूंगी अकॉर्डिंग टू दिस टारगेट पॉलिसी एप्सिलॉन, बट व्हाट इफ एट दैट टाइम इंस्टेंट जब मैं नॉन ग्रीडी ले रही हूँ, उस केस में वाकई में ग्रीडी वाला अच्छा था, चांस हो तो सकता है ना, ठीक। इट मीन्स कि आपकी टारगेट पॉलिसी इज नॉट ऑप्टिमल। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि हम बिहेवियर पॉलिसी एप्सिलॉन सॉफ्ट ही रहने दें ताकि हम एक्सप्लोरेशन करें, लेकिन टारगेट पॉलिसी हमारी बिहेवियर पॉलिसी से डिफरेंट हो, ठीक। दैट देन बिकम्स विच एल्गोरिथम्स ऑफ पॉलिसी। ऑफ पॉलिसी में क्या होगा कि योर बिहेवियर पॉलिसी कुछ और होगी, विच इज यूजुअली एप्सिलॉन सॉफ्ट। एप्सिलॉन सॉफ्ट क्यों? ताकि हम एक्सप्लोरेशन कर सकें। और आपकी जो टारगेट पॉलिसी है जिसको एजेंट लर्न करना चाहता है वो डिफरेंट होगी, वो और ये सेम नहीं होंगे। एंड अच्छी बात क्या है कि वो क्या होनी चाहिए, दैट मस्ट बी डिटर्मिनिस्टिक। जी यस, एप्सिलॉन ग्रीडी इज अ टाइप ऑफ एप्सिलॉन सॉफ्ट। एप्सिलॉन सॉफ्ट इज अ मोर जेनेरिक क्लास। तो हमारे पास इस केस में एप्सिलॉन ग्रीडी ही टारगेट पॉलिसी है, और यही, लेकिन एप्सिलॉन ग्रीडी को हम सॉफ्ट कह सकते हैं ना, ठीक। और यही एप्सिलॉन ग्रीडी पॉलिसी जो है हमारे पास, वो नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारी बिहेवियर पॉलिसी बन जाती है। तो स्टार्ट हमने किसी रैंडम पॉलिसी से किया होगा बिहेवियर, फर्स्ट एपिसोड में उस पॉलिसी को हमने एप्सिलॉन ग्रीडी में कन्वर्ट कर लिया, नेक्स्ट एपिसोड में हम एप्सिलॉन ग्रीडी के अंडर ही बिहेव कर रहे हैं। यस, एप्सिलॉन सॉफ्ट इज मोर जेनेरिक देन एप्सिलॉन ग्रीडी। यस, एप्सिलॉन ग्रीडी, एवरी एप्सिलॉन ग्रीडी इज बेसिकली एप्सिलॉन सॉफ्ट, बट नॉट एवरी एप्सिलॉन सॉफ्ट इज एप्सिलॉन ग्रीडी। तो इनिशियली जब हमने एपिसोड स्टार्ट की थी तो हमने कोई भी एप्सिलॉन सॉफ्ट ली थी, वो एप्सिलॉन ग्रीडी नहीं थी, ठीक। इनिशियली फर्स्ट एपिसोड में हमने कोई भी एप्सिलॉन सॉफ्ट ली थी, फिर हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, एप्सिलॉन ग्रीडी में फर्स्ट एपिसोड में, और फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी एप्सिलॉन ग्रीडी के अंडर बिहेव कर रहे हैं, उसी को इम्प्रूव करके वो स्टिल एप्सिलॉन ग्रीडी ही है, ठीक। तो बिहेवियर एंड टारगेट पॉलिसी बोथ आर सेम, बट दैट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग। तो अब हम क्या चाहते हैं कि बिहेवियर पॉलिसी कुछ और हो और टारगेट पॉलिसी कुछ और हो, ठीक। समझ आई गाइडिंग? बिहेवियर पॉलिसी और टारगेट पॉलिसी अब सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो ये काम कैसे करेंगे, ये ऑफ पॉलिसी हम कैसे अचीव करेंगे, इस पर हम बात करते हैं। ऐसे बताएं, पॉलिसी कहते किसे हैं? पॉलिसी कहते किसे हैं? किसी स्टेट में एक एक्शन लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक। तो बेसिकली चाहे बिहेवियर पॉलिसी हो चाहे टारगेट पॉलिसी हो, दोनों को मैं कह सकती हूँ कि दीज आर सिंपली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही है। एंड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताता है कि एक रैंडम वेरिएबल के जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज क्या क्या हैं। थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का हम डिस्कस करते हैं। हम करना क्या चाहते हैं, हम कोई ऐसा मॉन्टे कार्लो ऑफ पॉलिसी एल्गोरिथम बनाना चाहते हैं जिसमें बिहेवियर पॉलिसी और टारगेट पॉलिसी डिफरेंट हो।
लेकिन उसके लिए हम थोड़ा पहले प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हैं, ठीक। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करने के लिए फर्स्ट कंसिडर अ रैंडम वेरिएबल एक्स। व्हाट्स अ रैंडम वेरिएबल? जिसकी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है विद डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज, ठीक। सो सपोज ये जो रैंडम वेरिएबल x है, इसके 4 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है, बट विद डिफरेंट प्रोबेबिलिटी। सपोज एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसको मैं b कह रही हूँ, उसमें 1 के आने के चांस, 1 के होने की प्रोबेबिलिटी 0.85 है, 2 के होने की प्रोबेबिलिटी 0.05 है, 3 के होने की प्रोबेबिलिटी 0.05 है और 4 के होने की प्रोबेबिलिटी भी 0.05 है, ठीक। तो हम कहते हैं दिस इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेल्स यू दी प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच पॉसिबल आउटकम, ठीक। इसकी शेप कुछ इस तरह से बन रही है, तो डिफरेंट शेप्स बनती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। आप लोग ने पढ़ी होगी यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, अगर ये सब इक्वल होते तो दैट विल बी अ यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इसकी शेप ऐसी बनती तो नॉर्मल होती। अगर इसकी शेप और कौन सी शेप्स होती है, ट्रायंगुलर में बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे होता है, ठीक है। बर्नौली भी कुछ नॉर्मल की कोई टाइप होती है, सॉरी एक्सपोनेंशियल भी होती है, यस एक्सपोनेंशियल ऐसी भी हो सकती है, पॉजिटिव वगैरह। सो ये डिफरेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप्स होती हैं, ठीक। सो दिस इज वन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको मैं बी कह रही हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालें तो कैसे निकालेंगे? व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स अंडर दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बी? यस, नहीं मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं? यू सम ओवर ईच पॉसिबल आउटकम, ठीक है। हर पॉसिबल आउटकम को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस केस में एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या बनेगी? 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.85, 2 की प्रोबेबिलिटी इज 0.05, 3 की प्रोबेबिलिटी इज 0.05 एंड 4 की प्रोबेबिलिटी इज 0.05। सो यू विल गेट सम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल x अंडर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन b, ठीक। इसी तरह एक और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर करें जिसको मैं कह रही हूँ पाई। फिलहाल उस पाई, ये वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग वाली पाई नहीं है, इसको सिर्फ नाम है। अगेन आई एम एज्यूमिंग अगेन x की वैल्यू क्या है? 1, 2, 3, 4, लेकिन यहाँ मैं प्रोबेबिलिटीज डिफरेंट करी। सपोज 1 की प्रोबेबिलिटी है 40%, 2 की प्रोबेबिलिटी है 30%, 3 की प्रोबेबिलिटी है चलें 1%। सपोज तो क्या कितने रह गए? 7 प्लस 2 9 10 1 रह गए ना। इसको हमने 0.1 कहा था, इसको 0.2 कहा इसको। तो नाउ दिस इज अ डिफरेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाई? बिकॉज प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है ना, ठीक। तो इस केस में एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होगी क्या होगी? वो होगी एवरी पॉसिबल आउटकम मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस आउटकम स्मॉल एक्स है अंडर दिस पाई। तो क्या बनेगा? 1 मल्टीप्लाई 0.4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0.3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0.1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0.2। दीज बोथ आर डिफरेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ तक बात क्लियर है? अब अगर मैं कहूँ कि सपोज I do not know the expected value of this probability distribution, ठीक। तो फिर क्या तरीका होता है जब हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं पता होती? बिकॉज हम प्रोबेबिलिटीज को हम क्या करते हैं? एवरेज निकालते हैं ना। तो एवरेज के लिए मैं क्या एज्यूम करूंगी कि मेरे पास इस रैंडम वेरिएबल के जो पॉसिबल वैल्यूज हैं 1, 2, 3, 4 फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम आई वुड ड्रॉ इट्स वैल्यूज। सपोज फर्स्ट टाइम मेरे पास वैल्यू 1 आ गई, सेकेंड टाइम मैंने दोबारा अगर x की वैल्यू निकाली तो चूंकि 1 की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो सपोज दोबारा 1 आ गया। तीसरी टाइम मैंने x की वैल्यू दोबारा ड्रॉ की तो सपोज दोबारा 1 आ गया। 4 टाइम हो सकता है 2 आए, 5th टाइम दोबारा हो सकता है 1 आए, 6 टाइम 3 आ जाए, 7 टाइम सपोज 4 आ जाए। तो अब एक्सपेक्टेड वैल्यू मैं कैसे निकालूंगी? यस, तो अब वो एक्सपेक्टेड वैल्यू वो बेसिकली क्या हो जाएगा? वो एवरेज होगा। तो
तो इस केस में एवरेज क्या होगा, 1 + 1 + 1 सबको ऐड करके डिवाइड बाय जितने आप टाइम्स आपने निकाली है। दिस एवरेज वैल्यू ये कब एक्सपेक्टेड वैल्यू की एक्चुअल पहुंचेगी, फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम, जब आप इन वैल्यूज को बहुत लार्ज नंबर ऑफ निकालें। ठीक, सेम गोज फॉर, इसी तरह इसकी भी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सैंपल्स इसके अकॉर्डिंगली निकालने पड़ेंगे। ठीक, लेकिन अब अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं, सैंपल्स इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग निकालें और एस्टिमेटेड वैल्यू इस दूसरी की डिटरमिन करें, यानी मैं करना क्या चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू डिटरमिन द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ दिस x अंडर पाई बट बाय यूजिंग सैंपल्स फ्रॉम b। उससे क्या फायदा होगा? उससे ये फायदा होगा कि अभी जो हम पढ़ेंगे कि हम बिहेवियर पॉलिसी हमारी डिफरेंट होंगी, एजेंट बिहेव करेगा अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर पॉलिसी, लेकिन लर्न वो कोई और पॉलिसी करेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करना चाहते हैं, मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ जो सैंपल्स निकलेंगे वो किसके अकॉर्डिंग निकलेंगे, वो इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग निकलेंगे। अब इसमें क्या होगा, इसमें 1 बहुत दफ़ा निकलेगा, 2, 3, 4 कम निकलेगा। अब अगर मैं इनको सिंपली ऐसे एवरेज करूंगी तो ये एवरेज तो इसकी है ना, ये एवरेज इस नीचे वाले की तो नहीं हो सकती, ये हो सकती है। अगर मैं इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन B के अकॉर्डिंगली ये सैंपल जनरेट करूं और इनका सिंपल एवरेज लूं, तो क्या ये एवरेज मैं कह सकती हूं कि वो इसका भी एवरेज है, पाई का नहीं, बिकॉज इसमें तो 1 के आने के चांसेस डिफरेंट हैं, 2, 3 के डिफरेंट हैं। तो इट मीन्स कि आई हैव टू करेक्ट, आई हैव टू ऐड या आई हैव टू मल्टीप्लाई, आई हैव टू पुट सम अदर टर्म कि सैंपल्स यहाँ से निकले और मैं फिर कुछ टर्म मल्टीप्लाई वगैरह करूँ कि वो मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू किसकी दे, इसकी दे। ठीक, तो उस टेक्निक को हम कहते हैं इम्पोर्टेंट सैम्पलिंग। ये भी हो सकता है कि जिस जो हमारी हो सकता है बिहेवियर पॉलिसी है वो ज़्यादा ऑप्टिमल हो, दूसरी जिसको देखिए बिहेवियर पॉलिसी को हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा एक्सप्लोर करें, ताकि एजेंट जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेगा उतने हमारे पास एस्टिमेट ज़्यादा आते रहेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि टारगेट पॉलिसी जो हो वो एक्सप्लोरेशन उसमें इतनी ना हो, बिकॉज समटाइम एक्सप्लोरेशन इज नॉन ऑप्टिमल। बट टारगेट पॉलिसी ये हमारी तो गलत होता है, मतलब हो सकता है वो बिहेवियर पॉलिसी को फॉलो करते हुए सही जा रहा है, लेकिन वो टारगेट को देखते हुए वो ट्रैक से हट जाए। देखिए इसमें अब ऐसी बात है कि इसमें हम आगे बात करेंगे कि योर बिहेवियर पॉलिसी शुड कवर द टारगेट पॉलिसी। कवर क्या मतलब है कि जो एक्शंस आप बिहेवियर पॉलिसी, अगर आप टारगेट पॉलिसी में किसी एक्शन को ले रहे हैं ना, तो इट मीन्स कि वो ऑलरेडी बिहेवियर पॉलिसी में टेस्ट हो चुकी हो। उसमें हम आते पहले ज़रा इस प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि अगर एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के सैंपल्स को यूज़ करके किसी दूसरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं। आर यू गेटिंग, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन B है, कहाँ गया, इस B को यूज़ करके सैंपल्स यहाँ से जनरेट होंगे, लेकिन इन सैंपल्स की एवरेज को हम इस तरह मॉडिफाई करेंगे कि हमारे पास किसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाए, इस दूसरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू आ जाए। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इम्पॉर्टेंट सैम्पलिंग। इम्पॉर्टेंट सैम्पलिंग कैसे करेंगे, इसलिए कर रहे हैं कि प्रॉब्लम हमारे पास ये थी कि एजेंट से क्वेश्चन था, अच्छा ऐसा प्रॉब्लम क्या है कि एजेंट ने बिहेव तो करना अकॉर्डिंग टू बिहेवियर पॉलिसी ही है। ठीक, और बिहेवियर पॉलिसी में हम एक्सप्लोरेशन चाहते हैं, लेकिन हम अपनी टारगेट पॉलिसी डिफरेंट रखना चाहते हैं। तो सैंपल जनरेट होंगे बिहेवियर पॉलिसी के अकॉर्डिंग, लेकिन एवरेज हम फाइंड आउट करना चाहते हैं टारगेट पॉलिसी के लिए। देखें टारगेट पॉलिसी कैसे डिटरमिन होती है, टारगेट पॉलिसी जो ये है पाई, किसकी बेस पे डिटरमिन होती है, डिटरमिन होती है क्यू की वैल्यू पे, स्टेट एक्शन की वैल्यू पे। और स्टेट एक्शन की वैल्यू कहाँ से आती है, एवरेज से आती है। और ये एवरेज किसके होते हैं, रिटर्न्स के होते हैं। और रिटर्न्स कहाँ से आ रहे हैं, इस पॉलिसी से। और ये पॉलिसी कौन सी होगी, बिहेवियर पॉलिसी। तो बिहेवियर पॉलिसी से सैंपल्स आ रहे हैं और हमने उन्हीं सैंपल्स का एवरेज निकाल के रिटर्न फाइंड आउट करना है, लेकिन उन रिटर्न को हमने कुछ इस तरह मॉडिफाई करना है कि वो टारगेट पॉलिसी की तरफ हमें लेके जाए। ठीक जी, यस, एजेंट इसके अकॉर्डिंग बिहेव करता है। ये ऐसी है जैसे कि आप कहें ना कि आपने एक रास्ता एक्सप्लोर करना है, आप रास्ता एक्सप्लोर कर रहे हैं
और साथ में आप लर्न कर रहे हैं कि नहीं, मुझे पता है कि ये वाला जो रास्ता है ये बड़ा होगा, ठीक, आपने लर्न किया कि वाला, लेकिन स्टिल आप उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो टारगेट आप अपने साथ सेव करें कि बेस्ट एक्शन कुछ और है, बट स्टिल आई वांट टू एक्सप्लोर इट। ठीक है, आपकी टारगेट पॉलिसी कुछ और है और बिहेवियर पॉलिसी कुछ और है। मैम इसके साथ ऐसे ले सकते हैं कि ये जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वाला है, ये हमारे पास एक ट्रेनिंग डेटा है जिसपे एजेंट जो है वो यस यस, यू कैन सी। और दूसरी जो है वो हमारे पास टेस्टिंग डेटा है या वो हमारे पास अनसीन डेटा है जिसकी वजह से ये उसको हमने प्रेडिक्ट किया। बिल्कुल ये ऐसे ही है जैसे कि अभी मैंने आपको ड्राइवर की एग्जांपल दी थी। तो ड्राइवर जब खुद अपनी ही ड्राइविंग से लर्न करता है, दैट इज ऑफ पॉलिसी, तो दैट इज ऑन पॉलिसी, अपनी ही बिहेवियर से लर्न कर रहा है। इसके ऑपोजिट जो ऑफ पॉलिसी होगा उसमें क्या होगा कि ड्राइवर जो है वो किसी और ड्राइवर की वीडियो देखेगा जो उसके लिए ट्रेनिंग डेटा के तौर पे एक्ट करेगा, लेकिन हो सकता है वो ड्राइवर किसी और जगह पे ड्राइविंग कर रहा हो। फॉर एग्जांपल वो किसी यूरोप की सड़कों पे ड्राइविंग कर रहा है, आप उसकी वीडियो देख रहे हैं, ठीक, लेकिन आपको पता है कि आप उसको लर्निंग के लिए तो देख रहे हैं, लेकिन एज इट इज आप उसको पाकिस्तान में अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक, बिकॉज इससे नेट कुछ डिफरेंट होगा। तो आपका बिहेवियर पॉलिसी वो है जो कि यूरोप में वो ड्राइव कर रहे हैं, आप उसे लर्न कर रहे हैं लेकिन एग्जैक्टली उसी को लर्न नहीं कर रहे, इसको आप थोड़ा बहुत मॉडिफाई करेंगे अपने अकॉर्डिंग। तो यू कैन से कि वो जो बिहेवियर पॉलिसी दैट इज फॉर एक्ट एज अ ट्रेनिंग डेटा, ठीक, लेकिन जो आप लर्न, जो आपका एक्चुअल चीज जो आप करेंगे इन्वायरमेंट में, वो उस ट्रेनिंग से थोड़ा सा डिफरेंट होगा बेस्ड ऑन योर इन्वायरमेंट। पहले देखते हैं कि मैथमेटिकली इसको हम कैसे अचीव करेंगे। सो इफ आई राइट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल अंडर पाई, क्या होता है, आप हर पॉसिबल आउटकम को मल्टीप्लाई करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ, और ये प्रोबेबिलिटी कहाँ से आएगी, पाई, ठीक है। अब मैंने इसमें किसी को इंट्रोड्यूस करना है, मैं चाहती हूँ कि ये पाई की जगह मेरे पास इसमें कहीं से बी आ जाए जो कि बिहेवियर पॉलिसी है। उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ कि मैं आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ टर्म, बी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई भी किया और बी ऑफ एक्स से डिवाइड भी किया। ये दो टर्म्स तो वही हैं। रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू अंडर द टारगेट पॉलिसी कैसे आएगी, आप हर पॉसिबल आउटकम को मल्टीप्लाई करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ, ठीक। अब मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स अंडर पाई तो निकालनी है, लेकिन इस जगह मैं बी को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, ठीक। उसके लिए मैंने क्या किया है, बी ऑफ एक्स इन उस आउटकम की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, डजंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक। इसको मैंने इसके साथ लिख दिया एक साथ, और पाई ऑफ एक्स डिवाइड बाय बी ऑफ एक्स, और कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ मैथमेटिकली इसको मैनिपुलेट किया। इससे हमारे पास क्या चीज़ बन गई, ये जो रेशो है, इस रेशो को हम क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड इम्पोर्टेंट सैम्पलिंग रेशो। जी इधर लिखूं, नहीं चलिए सिस्टम, चलिए जी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे और बोर्ड पे करते हैं। नेक्स्ट क्लास में बहुत कुछ करना है भी। आधी घंटे की आप बैठना मतलब आप वो मार्केट निकाल रहे हैं, इसीलिए मैं मुझे क्या बता चलें, अब नजर आ रहा है, हमने क्या किया, बी ऑफ एक्स को इंट्रोड्यूस किया, मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया।
ठीक, मल्टीप्लाई वाला इसके साथ रहने दिया और डिवीजन वाला इसके नीचे आ गया। पाई ऑफ एक्स को जब आप डिवाइड करते हैं बी ऑफ एक्स, आप क्या करें, बेसिकली एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी को आप डिवाइड कर रहे हैं उसी आउटकम की दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन वाली प्रोबेबिलिटी पे। हम एग्जांपल करेंगे तो समझ आ जाएगी। ठीक, इस चीज को हम कहते हैं इम्पोर्टेंस सैम्पलिंग रेशो। इम्पोर्टेंस यानी हमने इस सैंपल को कितनी इम्पोर्टेंस देनी है कि वो हम उसको यूज कर सकें टू फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यू फॉर पाई। ये सैंपल कहाँ से आएगा, ये सैंपल आएगा बी से। ठीक, लेकिन इस सैंपल को हमने कितनी इंपॉर्टेंस देनी है कि इसको यूज करके हम एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल सके अंडर पाई। ठीक, तो ये कैसे करेंगे, अब इसी एग्जांपल को देख लें। बेसिकली इक्वेशन बन जाएगी x बिलोंग टू x bx एंड रो ऑफ x। इन दोनों को डिवाइड करके मैंने इसको रो का हुआ है। ये चीज क्या चीज है, ये वाली, ये टर्म क्या है, दिस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x अंडर b। ठीक, और उसका हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो बेसिकली इसका क्या मतलब हुआ, रो इज सिंपली पाई डिवाइड बाय b। सो बेसिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल x under policy pi is the expected value of x multiply rho, ठीक, under the behavior policy b। It means कि सैंपल्स आप जब जनरेट करते हैं अंडर बिहेवियर पॉलिसी, हर सैंपल को आपने किसी न किसी रेशो से मल्टीप्लाई करना है। तब जब आप इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे तब आपके पास वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x अंडर पाई आ जाएगी। तो वो ये वो करेक्शन है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। ठीक, बट अगेन आते हैं कि व्हाट इफ वी डू नॉट नो द एक्सपेक्टेड वैल्यू। जब हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं पता होती तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल एवरेज लेंगे। तो यहाँ पे भी अब हम क्या करेंगे, इसको मैं ऐसे लिखूंगी, दिस बेसिकली बिकम्स 1/n x। ये क्या चीज़ है, जब आप सैंपल्स की एवरेज लेते हैं तो ये आप जो आप सैंपल्स को ऐड करके n पे डिवाइड करते हैं, दिस विल गिव यू व्हाट, एवरेज। बट एवरेज अंडर विच पॉलिसी, ये सैंपल्स कहाँ से आए होंगे, बी से, नहीं ये सैंपल्स बी से आ रहे हैं। दिस इज एवरेज अंडर बी, और एवरेज अंडर बी को फिर आप क्या करेंगे, हर दफा मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इंपॉर्टेंस सैम्पलिंग रेशियो फॉर दैट एक्स आई। वो निकालेंगे पाई डिवाइड बाई बी। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। लेकिन हम एक्सपेक्टेड वैल्यू में, यस यू आर राइट, कि अगर हमें पाई पता है तो फिर हम इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू डायरेक्ट क्यों नहीं निकाल रहे। ठीक, यहाँ मैं सिर्फ इसको मैथमेटिकली बता रही हूँ कि इक्वेशन कैसे डिराइव हुई है। तो जब हम एजेंट पे जाएंगे तो एजेंट में मसला ये होता है कि हमें असल में ये पॉलिसी पता ही नहीं होती, इसको तो हम इम्प्रूव कर रहे होते हैं। ठीक, यहाँ पे हमें पता है लेकिन रीइंफोर्समेंट में हमें इसकी पता नहीं होती, तो हम साथ साथ इम्प्रूव करते जाएंगे। तो अब बेसिकली इसको ज़रा इन्हीं सैंपल्स को अब हम निकालते हैं, लेकिन इन सैंपल्स को हम सिंपल एवरेज नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, हर दफ़ा इसको मल्टीप्लाई करेंगे रो से। सपोज फर्स्ट टाइम मेरे पास वैल्यू आई है 1 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, अब मैं सिंपली 1 + 1 + 1 + 2 नहीं करूँगी, डिवाइड बाय जो भी है, मैं क्या करूँगी, हर सैंपल को मैंने मल्टीप्लाई करना है इस रेशो के साथ। तो 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 1 को मैंने मल्टीप्लाई करना है रो से। और रो क्या चीज़ होती है, रो ऑफ एक्स आई इज बेसिकली द रेशियो ऑफ एक्स आई अंडर पाई बी ऑफ एक्स आई। ठीक, तो 1 की प्रोबेबिलिटी पाई में क्या है, 1 की प्रोबेबिलिटी पाई में क्या है 0.4, और 1 की प्रोबेबिलिटी बी में क्या है 0.85। ठीक, तो ये तो एक आ गया। नेक्स्ट टाइम दोबारा जब 1 आएगा तो फिर क्या करेंगे, दोबारा ये काम करेंगे, 0.4 डिवाइड बाय 0.85। अगर फिर 1 आएगा तो 0.4 डिवाइड बाय 0.85। लेकिन अब अगर 2 आया तो 2 की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 2 की थी 0.3, और पाई में से प्रोबेबिलिटी क्या थी 0.05।
इस तरह अगर 3 आएगा तो 3 की प्रोबेबिलिटी उसमें थी पॉइंट जो भी थी 0.1 इस तरह, और डिवाइड किस पे करेंगे, जितने हमारे पास सैंपल्स आ गए। कितने सैंपल्स आ गए, 1 2 3 4 5। तो बेसिकली क्या चीज़ होगी, इससे हमारे पास एस्टिमेट आया है, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ x अंडर पाई बाय यूजिंग द सैंपल्स फ्रॉम b। b प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से सैंपल्स आए हैं, उनको यूज करके आपने पाई के अंडर एस्टिमेटेड वैल्यू निकाली है। क्लियर है या नहीं क्लियर? ठीक। और ये कर क्यों रहे हैं, बिकॉज अब हम क्या करना चाहते हैं, इस चीज़ को रीइंफोर्समेंट लर्निंग में लेके जाते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें क्या होंगी रीइंफोर्समेंट लर्निंग में। ये सैंपल्स क्या होते हैं, ये 1 और ये 1, ये सैंपल्स क्या होते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग में, हमें क्या सैंपल मिल रहा होता है इन्वायरमेंट से, रिवॉर्ड को सम करके हम रिटर्न फाइंड करें ना। तो हम क्या करेंगे, हर एपिसोड में जो रिटर्न मिलेगा उसको हमने मल्टीप्लाई करना होगा किसी न किसी वैल्यू के साथ, और फिर उसका हमने एवरेज निकालना होगा। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक। तो अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो हम वापस जाते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग में, एंड वी सी के अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग में ये जो इम्पोर्टेंस सैम्पलिंग रेशियो है ये कैसे निकालेंगे। ठीक, हाउ टू फाइंड इम्पोर्टेंस सैम्पलिंग इन MDP या सॉरी मॉन्टी कार्लो। तो हमारे पास कितनी पॉलिसीज हैं, बिहेवियर पॉलिसी है, टारगेट पॉलिसी। तो रो बेसिकली क्या होगा, रो विल सिंपली बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेजेक्ट्री अंडर पाई डिवाइडेड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेजेक्ट्री अंडर बी। इसका क्या मतलब है, व्हाट इज पाई, जिसको हम लर्न करना चाहते हैं टारगेट, व्हाट इज बी, बिहेवियर पॉलिसी, और ट्रेजेक्ट्री क्या मतलब है। हम लोग क्या जनरेट कर रहे हैं मॉन्टी कार्लो में, मॉन्टी कार्लो में हम क्या जनरेट करते हैं, सैंपल्स फॉर अ सर्टेन एपिसोड ना। ठीक, तो हमने देखना है कि अंडर पाई किस तरह एपिसोड जनरेट हो रहे हैं और अंडर बी किस तरह एपिसोड जनरेट हो रहे हैं। ठीक, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेजेक्ट्री अंडर पाई का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल अंडर पाई स्टेट 0 में एक्शन 0 लिया, आप किस में गए, A1 में जाएंगे, स्टेट S1 में जाएंगे, S1 में फिर आप एक्शन क्या लेंगे, नहीं सॉरी, स्टेट 0 में जब आपने एक्शन 0 लिया तो आप कहाँ गए, S1 में गए, विद कुछ रिवॉर्ड मिलता है। S1 में फिर आप एक्शन A1 लेते हैं तो आप S2 में जाते हैं, S2 में फिर आप एक्शन A2 लेते हैं, और ये कब तक चलता रहता है, जब तक कि आप टर्मिनल स्टेट पे पहुंच ना जाएं। सो दिस इज अ ट्रेजेक्ट्री अंडर पाई, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री, स्टेट एक्शन। ठीक, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये बता सकते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट 0 में एक्शन 0 लेने की, फिर एक्शन 0 से S1 में जाने की, फिर S1 में A1 लेने की, फिर A1 में लेकर S2 जाने की प्रोबेबिलिटी कोई बता सकता है? यस, वो जो प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी ना, हम क्या कहते हैं, दिस इज बेसिकली इक्वल कि पहले S0 में A0 की प्रोबेबिलिटी क्या है, और जब पहले आप S0 में A0 की जब प्रोबेबिलिटी आ जाए फिर आप क्या करेंगे, अब S0 और A0 तो फिक्स हो चुका है, तो अब S1 में जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना। मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेट 0 एक्शन 0 आप S1 और A1 में जाएंगे, तो आप कैसे लिखेंगे इसको कि पहले 0 में A0 की प्रोबेबिलिटी क्या है, और वंस यू टेक दैट एक्शन A0 इन S0 तो फिर S1 में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना। ट्रेजेक्ट्री में हम रिवॉर्ड को भी डिस्कस नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ पाथ देख रहे हैं कि इस स्टेट में हमने ये एक्शन लिया, फिर इस स्टेट में हमने ये एक्शन लिया, उस स्टेट में गए, उसमें हमने ये एक्शन लिया, उस स्टेट में गए, इट्स ओनली द पाथ। रिवॉर्ड्स पे जब हम ये वाकई में लेंगे तब हमारे पास आएंगे। जी क्वेश्चन, विद मसले के एज्यूम नहीं करना, मॉन्टी कार्लो में तो हम एक्चुअल में एक्शंस लेते हैं और रिवॉर्ड्स आते हैं। एज्यूम करने के लिए हमें किस चीज़ का पता होना चाहिए,
प्रोबेबिलिटी का पता होना चाहिए ना, प्रोबेबिलिटी तो हमें मालूम ही नहीं है, ये तो मसला है। दैट्स व्हाई इट्स अ मॉडल फ्री एल्गोरिथम। मॉन्टे कार्लो इज अ मॉडल फ्री एल्गोरिथम। वी डू नॉट नो द प्रोबेबिलिटीज ऑफ रिवॉर्ड्स, दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक एक्शंस। मतलब जो हमारी टारगेट पॉलिसी होगी वो भी बिहेवियर पॉलिसी से परफेक्ट हो जाएगी, वो हमारी टारगेट पॉलिसी। हम बिहेवियर पॉलिसी को परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे, यस, ठीक। लेकिन हमने लर्न कर ली होगी टारगेट पॉलिसी, स्टिल हम बिहेवियर पॉलिसी में उसके अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज हम एक्सप्लोरेशन चाहते हैं, ठीक। यानी एजेंट जानबूझ के भी गलतियां करेगा ताकि उसकी एक्सप्लोरेशन होती रहे। जी, ये पेपर में भी आपने एक सवाल दिया था कि एक स्टेट में एक्शन लेके जब हम दूसरी स्टेट में जाते हैं और रिवॉर्ड मिलता है उसमें, और हाँ, इसका पार्ट भी जो था तो ये सेम होंगे, वो सेम उस केस में, उस एग्जाम्पल में सेम था। रीज़न क्या था कि आपके पास हर स्टेट में सिर्फ एक रिवॉर्ड मिल रहा था। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्राइम आर गिवन एस ए इन दैट एग्जाम्पल वॉज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्राइम गिवन एस ए। रीज़न क्या है कि एस प्राइम में जब आप जाते हैं तो आपके पास कोई मल्टीपल रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे थे, बल्कि एक ही रिवॉर्ड विद वन प्रोबेबिलिटी मिल रहा था। उस केस में बोथ वर इक्वल। जब पेपर डिस्कस करेंगे फिर देखते हैं। पहले इस चीज़ की समझ आ रही है कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे। शाफीन, आपको तो जो मैंने क्वेश्चन 1 चेक किया है, 1 मार्क के आंसर के लिए आपने पूरा पूरा पेज भरा हुआ है, बल्कि 1.5 पेज भरा हुआ है। थोड़ा सोचा, देखें, आने का मतलब ये नहीं कि जो जहन में आ रहा है फ़ौरन लिखते जाएं, थोड़ा सोचें और उसको कम से कम टाइम में लिखें ताकि अगले क्वेश्चन के लिए टाइम बचे। 1 मार्क इट मीन्स कि फिर लर्निंग में कुछ मसला है, ठीक। अच्छा, मैं ग्रेडिंग में गुजारा करूंगी अगर आप अभी मेरे साथ अभी यहाँ पे गुजारा करें, ठीक। अभी किसी ने ब्रेक का नाम लिया तो उसकी चेकिंग स्ट्रिक्ट होगी। फिर क्या डिस्कस कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ट्रेजेक्ट्री अंडर पाई, कि अगर आप स्टार्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट में पर्टिकुलर एक्शन के साथ तो क्या प्रोबेबिलिटी बनती है। एक मिनट, इसमें थोड़ी सी ठीक करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं ऑफ पॉलिसी। ऑफ पॉलिसी में हम लोग क्या करना चाहते हैं, बिहेवियर पॉलिसी और टारगेट पॉलिसी के दरमियान एक रिलेशनशिप डिटरमिन करना चाहते हैं कि सैंपल जनरेट होंगे बिहेवियर पॉलिसी से और एजेंट लर्न करेगा टारगेट पॉलिसी। उसके लिए उसको रेशो पता होना चाहिए, उस रेशो को हम डिटरमिन कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेजेक्ट्री अंडर पाई का मतलब ये होता है कि सपोज आप किसी स्टेट टी में स्टार्ट करते हैं, आप एक्शन टी लेते हैं एपिसोड के स्टार्ट में, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप जब एक्शन टी लेके स्टेट t+1 पे जाते हैं और फिर a+t+1 लेके t+2 पे जाते हैं, वहाँ पे आप a+t+2 लेते हैं और ये कब तक जाएगा, जब तक आपके पास टर्मिनल एक्शन लेके आप टर्मिनल स्टेट पे पहुँच ना जाए। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक। तो आपका तो व्हाट इज मार्कोव प्रॉपर्टी। मार्कोव प्रॉपर्टी आपको क्या कहता है कि एक स्टेट में जब आप एक्शन लेके दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, ठीक, अब इस स्टेट से आप कहाँ जा रहे हैं वो पास्ट पे डिपेंड नहीं करता। इट मीन्स कि दोनों इंडिपेंडेंट हैं। इस स्टेट से इस स्टेट में आना, उसकी प्रोबेबिलिटी इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ मूविंग टू दिस स्टेट फ्रॉम दिस स्टेट। तो जब इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो उनकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई करके, ठीक। तो यहाँ पे भी हम लोग ये कह रहे हैं कि एक्शन ए स्टेट ST में जब एक्शन AT लिया तो ST+1 में जाने की प्रोबेबिलिटी, फिर वहाँ पे AT+1 लेने की प्रोबेबिलिटी और फिर S2+2 जाने की प्रोबेबिलिटी, इसकी जो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी होगी वो इन सब का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट कैसे आएगा, पहले हम कहेंगे कि ST में एक्शन लेने की क्या प्रोबेबिलिटी है और वंस यू टेक दैट एक्शन तो फिर नेक्स्ट स्टेट पे जाने की क्या प्रोबेबिलिटी, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। फिर अब ST1+ पहुंच गए ना, अब ST+1 में AT+1 की क्या प्रोबेबिलिटी है,
तो उसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि अगर एस टी प्लस 1 में जब ये ए टी प्लस 1 आप ले चुके हैं तो एस टी प्लस 2 जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर आप एस टी प्लस 2 पे जा चुके हैं तो वहाँ पे ए टी प्लस 2 की क्या प्रोबेबिलिटी है, एंड वंस यू टेक दैट एक्शन इन दैट एस टी प्लस 2 तो फिर एस टी प्लस 3 की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये कहानी कब तक चलती रहेगी, जब तक कि आप टर्मिनल स्टेट पे पहुँच नहीं जाएंगे। ठीक, तो प्रोडक्ट को हम कैसे लिखते हैं मैथमेटिकली, यस कुछ ऐसी चीज़ बनती है। ठीक, दिस इज प्रोडक्ट और समेशन जो होती है वो ऐसे होती है। तो आप किसको मल्टीप्लाई करें, इसको जनरलाइज करें। हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे के लिखा हुआ है। ठीक, सो एस के में एक के की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या लिखूँ, एस के प्लस 1 में जाने की प्रोबेबिलिटी गिवन कि आपने एस के और ए के लिया है, और ये के कहाँ से स्टार्ट होगा, टाइम टी से स्टार्ट होके टर्मिनल स्टेट तक जाएगा, बल्कि टर्मिनल तक नहीं t-1 तक जाएगा, बिकॉज t-1 में जब आप एक्शन t-1 लेंगे तब आप टर्मिनल स्टेट पे पहुंच जाएंगे, और फिर वहां से आप फर्दर कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो ये एस टी हो जाएगा ना आखिर में। अगर k इज t-1 तो आपके जो आखिरी इक्वेशन बनेगी वो कैसे बनेगी, दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ के। सही है, बाकी को समझाऊं कि t-1 तो क्यों जा रहे हैं। जब k की लास्ट वैल्यू t-1 होगी तो आपकी लास्ट टर्म क्या बनेगी, एस t-1 में एक्शन बिग टी एक्शन t-1 की प्रोबेबिलिटी, और फिर जब उस t-1 टर्मिनल से पहले वाले स्टेट में जब आपने ये वाला एक्शन ले लिया तो फिर टर्मिनल स्टेट पे जाने की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ से आगे तुम कहीं नहीं जा रहे। ठीक, तो इसलिए हमारे पास k की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, t-1। ये क्या चीज़ है, किसी को याद है ये प्रोबेबिलिटी क्यों मल्टीप्लाई करें, दिस इज बेसिकली बताएं, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ, भूल चुके हैं, ट्रेजेक्ट्री अंडर पाई। किसी पॉलिसी पाई के अंडर एक ट्रेजेक्ट्री की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आप उस पॉलिसी के अंडर हर एक्शन की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करें उसकी नेक्स्ट स्टेट की प्रोबेबिलिटी के साथ। इसी चीज़ को अगर मैं कहाँ पे ले जाऊँ, अगर मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेजेक्ट्री अंडर बी निकालनी है तो वो क्या होगी, फिर वही चीज़ होगी, लेकिन पाई की जगह मैं क्या लिखूंगी, बी। और बी क्या चीज़ है, बिहेवियर पॉलिसी। अब इन दोनों को जब मैं डिवाइड करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, रो आएगा, विच इज़ इम्पॉर्टेंट सैम्पलिंग रेशो। तो रो की वैल्यू जो है वो क्या है, दोनों को डिवाइड करें। जब दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो क्या चीज़ कट आउट हो जाएगी, प्रोबेबिलिटीज कट आउट हो जाएंगी। तो आपके पास इम्पॉर्टेंट सैम्पलिंग रेशो क्या रह गया, द प्रोडक्ट ऑफ पाई ए के गिवन एस के डिवाइड बाय बी ए के एस के। आपने सिंपली पॉलिसीज को डिवाइड करना है, दैट विल गिव यू द इम्पॉर्टेंट सैम्पलिंग रेशो। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट सैम्पलिंग रेशो किसके साथ अब मल्टीप्लाई करना है, इस ऊपर एग्जाम्पल में हम इम्पॉर्टेंट सैम्पलिंग रेशियो को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, हम हर सैंपल जो हमारे पास आ रहा था हर सैंपल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे ना। ठीक, तो मोंटी कार्लो में सैंपल क्या चीज़ है, रिटर्न है। तो अब अगर हम मोंटी कार्लो को यूज़ करें फॉर ऑफ पॉलिसी तो हर रिटर्न को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू के साथ और फिर एवरेज निकालेंगे। क्लियर, आपको याद है ये कौन सा एल्गोरिथम है, दिस इज एवरी विजिट का क्या मतलब है कि एक स्टेट की वैल्यू जब जब विजिट होगा तब तब उसकी वैल्यू अपडेट होगी। जबकि फर्स्ट स्टेट में क्या होता है, कि सिर्फ जब फर्स्ट टाइम विजिट होगा तब अपडेट होगी, उसके बाद अपडेट नहीं होगी। प्रिडिक्शन का क्या मतलब है, ये भी क्वेश्चन था। एवेल्युएशन जिसमें हम वैल्यूज डिटरमिन करते हैं, पॉलिसी डिटरमिन नहीं करते। और ये ऑन पॉलिसी है या ऑफ पॉलिसी है,
ऑन पॉलिसी, ये दैट इज ऑन पॉलिसी बिकॉज जिस पॉलिसी के अंडर हम बिहेव कर रहे हैं उसी पॉलिसी की बेस पे हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, ठीक, दिस इज ऑन पॉलिसी। अब इस पॉलिसी को मैंने किस में कन्वर्ट करना है, ऑफ पॉलिसी में। तो मुझे कहाँ कहाँ पे चेंजेस करनी पड़ेंगी, एक तो इस पाई की जगह मैं क्या यूज़ करूँगी, बी, बिहेवियर पॉलिसी, जो कि इनिशियली कुछ होगी, ठीक जी, पाई टारगेट होगी, और वी की वैल्यू मैंने अब निकालनी है अंडर दी पाई। तो मुझे कहाँ पे चेंजेस करनी पड़ेंगी, ये जो रिटर्न्स का मैं एवरेज लेती हूँ, इन रिटर्न्स को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है, अब इम्पॉर्टेंट सैम्पलिंग से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। और इम्पॉर्टेंट सैम्पलिंग की वैल्यू कहाँ से आई थी, जो अभी हमने निकाली थी, क्या वैल्यू थी इम्पॉर्टेंट सैम्पलिंग की, प्रोडक्ट ऑफ k इज इक्वल टू 2t अप टू t माइनस 1 टारगेट पॉलिसी डिवाइड बाय द बिहेवियर पॉलिसी, यानी k में स्टेट k में एक्शन k की क्या प्रोबेबिलिटी अंडर पाई, और स्टेट k में एक्शन k की क्या प्रोबेबिलिटी अंडर b। बट ये जो इम्पॉर्टेंट सैम्पलिंग रेशो है ये तो t से लेकर t माइनस 1 तक तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक। हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने इसको, हम तो जो रिटर्न्स भी फाइंड आउट कर रहे हैं ना वो स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, जब हम एक एपिसोड जनरेट कर लेते हैं S0 से लेकर आखिर तक, तो फिर हम रिटर्न्स कैसे फाइंड करते हैं, हम लास्ट टाइम स्टेप से शुरू करते हैं और रिटर्न की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट टाइम जी की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ एक रिटर्न, एक रिवॉर्ड, ठीक। फिर नेक्स्ट टाइम उसमें हम एडअप करते जाएंगे, फिर उसमें एडअप करते जाएंगे। तो इट मीन्स कि यहाँ मैंने इसका क्या मल्टीप्लाई करना है, इस जी के साथ मैंने कुछ मल्टीप्लाई करना है। क्या चीज़ मल्टीप्लाई करनी है, फर्स्ट टाइम मैंने इसके साथ रो टी मल्टीप्लाई करना है, सॉरी रो टी माइनस 1, फिर रो टी माइनस 2, और करते करते आखिर में मैंने क्या मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, रो टी। यानी ये जो चीज़ है इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, दिस इज रो टी मल्टीप्लाई रो टी प्लस 1 मल्टीप्लाई रो टी प्लस 2, और कहाँ तक जाएगा ये, इसका मतलब ये होता है कि आप हर रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस तरह। आ रही है, जा रही है समझ, अच्छा यहाँ तक समझ आ गई थी, ये चीज़ क्या थी, ठीक, यहाँ तक समझ आ गई थी। दिस इज द इम्पॉर्टेंट सैम्पलिंग रेशो जब आप टारगेट पॉलिसी को डिवाइड करते हैं फॉर दी डिवाइड बाय दी बिहेवियर पॉलिसी। बट यू कैन सी कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एस के क्या चीज़ है, एक खास टाइम स्टेप पे आप जिस स्टेट में होते हैं ना, तो ये जो टी की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, हम क्या करते हैं मोंटे कार्लो में, हम एपिसोड के एंड से शुरू करते हैं, ठीक। तो फर्स्ट टाइम क्या होगा हमारे पास, हम किसको डिवाइड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ t माइनस 1 एस टी माइनस 1 डिवाइड बाय, फर्स्ट टाइम हम हमारे पास ये वैल्यू आएगी, ठीक। इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, ये तो आपके पास रो t माइनस 1 है ना, इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, इस स्टेप पे जो आपके पास रिटर्न आ रहा है उससे मल्टीप्लाई करना है। इस स्टेप पे आपके पास क्या रिटर्न आ रहा था, जी टी माइनस 1 क्या होता है, जो नॉन टर्मिनल स्टेट से पिछला स्टेट होता है उसमें रिटर्न क्या होता है, वो सिंपल रिवॉर्ड ही होता है ना, ठीक। तो ये तो आपके पास पहला स्टेप हो गया, आपने इन दोनों को, इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, ये आपके पास एक रिटर्न की वैल्यू आ गई। कहाँ से रिटर्न की वैल्यू आई है, फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे देख लें कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ तक हम पहुँच गए, ठीक। हम यहाँ पे हैं बेसिकली, हम t माइनस 1 पर हम क्या करेंगे कि इस स्टेट पे हमें क्या रिटर्न मिला है, इस स्टेट पे सपोज हमें रिवॉर्ड 2 मिला, तो यहाँ पे रिटर्न की वैल्यू हो जाएगी 2, लेकिन इस 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। नेक्स्ट टाइम अब हमने यहाँ पे आ गए, अब हमने इसके लिए रिटर्न फाइंड करना है। इस स्टेप पे रिटर्न क्या होता है, जी t माइनस 2 पे रिटर्न क्या होता है, आर टी, जो भी इसकी वैल्यू है, ये +1 ही होगा, ये बेसिकली आर टी था, ठीक।
और ये आपके पास RT-1 प्लस क्या करते हैं आप, या तो आप RT-2 लिखें, ठीक, या इसकी जगह मैं क्या लिखूं, GT-1 लिखूं। तो जिस तरह हम रिटर्न्स को इंक्रीमेंटली अपडेट करेंगे ना, साथ साथ में फिर अब इसका क्या चीज़ मल्टीप्लाई होगी, GT-2 के साथ क्या मल्टीप्लाई होना है, रो T-2 ने मल्टीप्लाई होना है, ठीक। आइए समझ, अब जिस तरह रिटर्न्स इंक्रीमेंटली अपडेट हो रहे हैं, एक बंदे ने बिल्कुल हार मान ली है, इब्राहिम नहीं समझ आ रही, रमजान ने आदत खराब कर दिया अपन की। देखिए 5 मिनट अभी भी रहते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यू टाइम टेबल भी 5 मिनट रहते हैं, आपको 10 मिनट वो रिलैक्सेशन के लिए दिया गया है, ठीक। इस चीज़ को जल्दी से समझें, फिर यहाँ पर ख़त्म करते हैं, इसके बाद इसको दोबारा कभी नहीं देखेंगे, लेक्चर में नहीं देखेंगे, पेपर में देखेंगे। मेरी फिर याद देखें, जब तक ये टॉपिक ख़त्म नहीं होगा, मैं नेक्स्ट क्लास में टॉपिक नहीं लेके जाना चाहती, तो जल्दी इसको ख़त्म करते हैं, इसको देखें। अच्छा, तो आप इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, रो T-2, लेकिन रो T-2 क्या होगा, कोई बता सकता है, रो T-2 में रो T-1 भी मल्टीप्लाई हुआ होगा, जिस तरह रिटर्न में पिछला रिटर्न ऐड हो रहा है, इस तरह इंपॉर्टेंट सैम्पलिंग रेशियो में भी पिछला प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होगा, ठीक। तो इसको हम किस तरह देखते हैं, इट मीन्स कि अब हमने क्या करना है, एक तो हमने पाई की जगह b लिखना है, फिर हमने हर रिटर्न को मल्टीप्लाई करना है किसी टर्म के साथ जिसको फिलहाल एल्गोरिथम में w कह रहे हैं, ठीक। ये w कैसे होगा, स्टार्ट में ये w होगा इनिशियली, प्रोडक्ट को अगर हमने इंक्रीमेंटली अपडेट करना है तो उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1, तो स्टार्ट में w 1 होगा, साथ साथ फिर जिस तरह g में हम ऐड करते जाएंगे तो w में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, क्या मल्टीप्लाई करते जाएंगे, पाई ऑफ a गिवन s डिवाइड बाय b गिवन s, ये इसे मल्टीप्लाई होगा और वो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई होता जाएगा। सो दिस इज योर ऑफ पॉलिसी मॉन्टी कार्लो प्रेडिक्शन, एक नज़र देख लें। जी यस, वो उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस रेशो के साथ और तब वो यूज़ होगा जी, और फिर एवरेज आखिर मिलेंगे, ठीक। चलें इसको देखें, शहजाद अब आप एक्सप्लेन करें क्या हो रहा है यहाँ पे, वही मॉन्टी कार्लो प्रेडिक्शन है। प्रेडिक्शन क्या मतलब है, हम सिर्फ वैल्यू डिटरमिन कर रहे हैं, लेकिन अब ऑन पॉलिसी की जगह क्या हो गया है, ऑफ पॉलिसी। ऑफ पॉलिसी कैसे बन गया है कि पाई की जगह हमने क्या डाल दिया है, बी, एंड व्हाट इज बी, बी इज एनी इनिशियलाइज नहीं किया बट इट विल बी एनी एप्सिलॉन सॉफ्ट पॉलिसी एक्सप्लोरेशन के लिए, ठीक। उसके अकॉर्डिंगली हमने एपिसोड जनरेट कर लिया। अब इस एपिसोड के लास्ट टाइम स्टेप से हम स्टार्ट हो रहे हैं और हम रिटर्न के साथ क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, W को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। व्हाट इज W, इम्पॉर्टेंट सैम्पलिंग रेशो, जो कि इनिशियली 1 होगा रो, और बाद में हम इसमें मल्टीप्लाई करते जाएंगे ये चीज़, यस, ठीक। तो इन शॉर्ट कहने का क्या मतलब है कि एक ऑन पॉलिसी एल्गोरिथम ऑफ पॉलिसी एल्गोरिथम कैसे बन गया है कि जो सैंपल जनरेट होते हैं उनके साथ आपने कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करनी होगी ताकि आप उसको मॉडिफाई कर सकें टूवर्ड्स योर टारगेट पॉलिसी। फर्स्ट एपिसोड में तो ये रेट 1 ही होगा, यस, फर्स्ट में 1 ही है ना, फिर बाद में चेंज हो रहा है। देखें हम वो डिपेंड कर रहे हैं ना कि अगर ये एवरी विजिट है, कि अगर बिहेवियर पॉलिसी इक्वल टू टारगेट पॉलिसी वो पहले सेम होगा, फिर जब लर्न करेंगे तब तक चेंज होगा, ठीक है, आपकी बात ठीक है, ये स्टार्ट में सेम होगा, लेकिन देखें बी आपके पास स्टार्ट में आप डिफरेंट ले रहे हैं, पाई भी रैंडम होगा, और इसलिए तो ये ऑफ पॉलिसी है कि दोनों पॉलिसीज डिफरेंट होंगी। इसमें एक्सप्लोरेशन ज़्यादा होगी, इसमें आप कोई भी डिटर्मिनिस्टिक पॉलिसी रिज्यूम कर लें, दोनों सेम नहीं होगी। टारगेट पॉलिसी में वो हम सीखते हैं
यहाँ पे क्या चीज़ है, दिस इज एमसी प्रिडिक्शन। यू नो व्हाट इज एमसी प्रिडिक्शन? प्रिडिक्शन का क्या मतलब होता है? पॉलिसी प्रिडिक्शन के लिए आपको पॉलिसी पता होनी चाहिए। इस केस में यू कैन सी अ पॉलिसी पाई टू बी एवेल्युएटेड, यू नो द पॉलिसी पाई, बट नाउ यू आर एवेल्युएटिंग इट फॉर द बेसिस ऑफ, now you are evaluating it on the basis of samples generated from B। ये कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल में हम पाई डिटरमिन करते हैं। दिस इज एमसी प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन में क्या होती है कि एक पॉलिसी जब गिवन होती है, वो पॉलिसी कितनी अच्छी कितनी बुरी है वो हम डिटरमिन करते हैं। तो आपको ये टारगेट पॉलिसी दी है, आपको कहा कि इस टारगेट पॉलिसी को एवेल्युएट करें, बट इसको एवेल्युएट करें बेस्ड ऑन द सैंपल जनरेटेड फ्रॉम दिस बिहेवियर पॉलिसी। अब मैं आपसे कहूंगी कि अब इस प्रिडिक्शन को कंट्रोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हाउ कैन दिस प्रिडिक्शन बी कन्वर्टेड टू कंट्रोल? तो मोंटे कार्लो में हम किस तरह प्रिडिक्शन से कंट्रोल पे जाते हैं? क्या हम वैल्यू के बेस पे कंट्रोल पे जा सकते हैं? मोंटे कार्लो में क्या वैल्यू ऑफ द स्टेट की बेस पे हम पॉलिसी डिटरमिन कर सकते हैं? नहीं, स्टेट एक्शन की वैल्यू के बेस पे करते हैं। ठीक, तो ये आपका भी होम टास्क आपकी दे रही कि इस वैल्यू ऑफ द स्टेट को कन्वर्ट करें स्टेट एक्शन में, और उस स्टेट एक्शन के बेस पे फिर पॉलिसी डिटरमिन करें। एक हमें बात है उसमें भी आप हमारी प्रिडिक्शन ऑफ पॉलिसी जी, टारगेट पॉलिसी में का केवल नहीं हो, थ्योरेटिकली नोन है, प्रिडिक्शन के लिए नोन है, प्रिडिक्शन के लिए नोन है टारगेट पॉलिसी। वी जस्ट वांट टू सी के हाउ गुड और बैड इट इज। नोन का मतलब है कि वी आर गिवन अ टारगेट पॉलिसी, और यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि इस टारगेट पॉलिसी के अंडर स्टेट की वैल्यू को निकालो, बट बेस्ड ऑन द सैंपल जो कि बिहेवियर पॉलिसी दे रहे हैं। ठीक डिटरमिन करो कि टारगेट पॉलिसी अच्छी है या बुरी है बेस्ड ऑन द सैंपल फ्रॉम सम अदर पॉलिसी। दैट्स व्हाट इज ऑफ पॉलिसी। बनाओ, लेकिन अभी पॉलिसी नहीं बना रहे, अभी सिर्फ पॉलिसी को देख रहे हैं कि बिहेवियर पॉलिसी से अलग पॉलिसी बनेगी, जो टारगेट पॉलिसी बिहेवियर पॉलिसी के बेस पे हम एक अलग पॉलिसी को देख रहे हैं कि वो कितनी अच्छी कितनी बुरी है। ठीक, फिर कंट्रोल में जब जाएंगे तो आप क्या करेंगे? कंट्रोल में आप इस बिहेवियर पॉलिसी के अंडर स्टेट एक्शन की वैल्यू डिटरमिन करेंगे, और उन स्टेट एक्शन की बेस पे फिर आप पॉलिसी डिटरमिन करेंगे, टारगेट पॉलिसी। दैट विल देन बिकम ऑफ पॉलिसी एमसी कंट्रोल, जो कि बुक में गिवन है, आपने सिर्फ जाकर उसको समझना है। ठीक, चलें अगली क्लास में इंशाल्लाह ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, एंड विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ more interesting than this.